बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 20 का आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे जो प्रोडक्शन है ना बेटा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये था कि फोटान, लाइट और फोटान हम फॉल करते थे मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते थे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। जबकि एक्सरे प्रोडक्शन ये मेटल सरफेस पे हम इलेक्ट्रॉन को फॉल करेंगे तो फोटान यानी एक्सरे इमिट होंगी। दोबारा बता दूं, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे जो प्रोडक्शन है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिवर्स है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यह था कि मेटल सरफेस पे जब हम फोटान यानी लाइट फॉल करते थे ना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते थे। अब इसमें जो एक्सरे प्रोडक्शन है, इसमें यह है कि हम इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस फॉल करेंगे और फोटान इमिट होंगे, यानी ये एक्सरे इमिट होती है। अब एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिस्ट डॉक्टर रोंटगेन इन 1895 में। रोंटगेन ने 1895 में ये डिस्कवर किया था एक्सरे को। एक्सरे बेसिकली बेटा ये रेडिएशंस हैं, ठीक है। ये किस तरह इंट्रोड्यूस किया इसने, वो मालूम किया था। इसकी डेफिनेशन देखें, कहता है व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन ए मेटल सरफेस, जब बड़ी तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉन हम मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं ना, फोटोन ऑफ वेरी हाई एनर्जी आर एमिटेड, तो फोटान इमिट होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, उसको हम एक्सरे कहते हैं। दोबारा देखें, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं ना, हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं ना, हाई एनर्जी फोटान इमिट होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, एक्सरे कहते हैं। एक्सरे की फ्रिक्वेंसी हाई होती है, वेवलेंथ स्मॉल होती है, ठीक है। अब इसके डायग्राम की जरा कंस्ट्रक्शन देख लें बेटा। ये सारी एक वैक्यूम ट्यूब में प्रोसेस है, सारी क्या है, वैक्यूम ट्यूब है। इसमें हमने एक्सरे प्रोड्यूस करवाना है, तो ये देखें, इधर हम एक फिलामेंट सोर्स लगाते हैं। फिलामेंट सोर्स पे हम ना लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होने कंट्रोल हो सके। 3 वोल्ट से 10 वोल्ट तक अप्लाई कर सकते हैं। ये बुक में या स्कॉलर में नहीं लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि जो हमने इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना है ना फिलामेंट से, कितने वोल्टेज अप्लाई करें, 3 से 10 वोल्ट तक। अब ये फिलामेंट हीट अप होगी, इसके ऊपर हम एक कैथोड रख देते हैं। कैथोड जो है ना, गर्म होने पे ये इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, यूँ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। आगे टंगस्टन डिस्क हम लगा देते हैं। इसके पीछे एक यूँ समझे कूलर रीजन है, इसमें कूलिंग ऑयल डाला जाता है। ये है टंगस्टन डिस्क। टंगस्टन क्या है, ये मेटल है। ये कौन सी मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, 92 या समथिंग ऊपर नीचे इसके है। मतलब 92 या 91 या 89 या इस तरह का इसका एटॉमिक नंबर है। ये हाई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि इस पर जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे ना, इसमें इनर शेल ट्रांसैक्शन होगी, जैसे हम कल पढ़ के आए थे। यानी ये कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन, जब हायर लेवल जो इनर शेल ट्रांसैक्शन होगी ना, इसके डायग्राम ये देखें। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, स्ट्राइक या इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसको फिल करने के लिए, यानी कि के शेल से निकला, एल शेल का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना, तो इधर से एक फोटान इमिट होता है, हाई एनर्जी। तो ये वो फोटान जो है ना, हम इसको एक्सरे का नाम एक्सरे का नाम दे देते हैं। ये बेटा हाई एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करते हैं, हाई इनर शेल ट्रांसैक्शन होती है, और वो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक शेल को छोड़ के दूसरे में जाता है ना, एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, ये पीछे हमने कूलिंग ऑयल क्यों लगाया बेटा? ये जो एक्सरे या ये इलेक्ट्रॉन का फॉल होता है ना, इसमें जो एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं 1% होती है, 99% हीट पैदा होती है। 99% हीट पैदा होती है ना, अगर हम इसको पीछे ऑयल से या वाटर से कूल ना करें तो ये पिघल जाए, मेल्ट हो सकता है। टंगस्टन क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, ठीक है। अगर मेल्ट हो गया तो ये प्रोसेस चल नहीं सकता। इस वजह से पीछे ये कूलिंग ऑयल डाला जाता है। अच्छा, हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए ना एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ये एक्सटर्नल वोल्टेज ये वाली, ठीक। इधर कैथोड नेगेटिव चार्ज होगा, इधर ये एनोड बन जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। अब इधर से जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, यूँ समझिए कि काइनेटिक एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को। ये वोल्टेज बैटरी दे रहे हैं, तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने की काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अच्छा, दोबारा बता दूं, ये जब इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करते हैं बेटा, ये इनर शेल ट्रांसैक्शन होती है। कैसे होती है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे थे कैथोड से, के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना,
तो ये हायर ऑर्बिट से लोअर में जाता है तो रेडिएशन इमिट करता है, जिसको हम एक्सरे कहते हैं, हाई एनर्जी। इसी तरह एक एटम नहीं कई एटम है। अब इसमें एम शेल से भी आ सकता है। इस तरह के कई एटम, तो फिर उनमें से निकलने वाले रेडिएशन हर एक की अलग अलग वो मतलब एनर्जी होती है, एक स्पेक्ट्रम बन जाता है हमें। अच्छा, अब इसका ज़रा एक और एक्सरे जो है ना, ये सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। इनका ज़रा एक वेवलेंथ के लिहाज से मैं कंपैरिजन बता दूं। जो बैटरी हम अप्लाई करना वो ये है, उसकी एनर्जी EV बराबर होगी फोटोन ऑफ एनर्जी के बराबर, यानी कि ये एनर्जी दे रहे हैं तो ये फोटोन इमिट हो रहे हैं। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है वेवलेंथ की। अगर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम, वेवलेंथ क्या होगी मिनिमम, तो एफ जो होता है ना C और लैम्डा होता है, C और लैम्डा HC और लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। अब ये वेवलेंथ मिनिमम उधर लेते हैं, EV इधर बटे में आ जाएगा, यानी HC और EV। इसमें क्या है, जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगी। जब आप वोल्टेज बढ़ाते ना, ये जो इलेक्ट्रॉन या ये जो एक्सरे इमिट हो रहे हैं उनकी वो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। H प्लांक्स कांस्टेंट, C क्या स्पीड लाइट, इनकी वैल्यू पुट कैलकुलेट करें ना बटे में E की वैल्यू पुट करके, तो वो 12,400 एंगस्ट्रॉन आ जाते हैं बटे में V। ये है हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ पे, मतलब अब ये वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ मिनिमम क्या होगी, कम से कम होती जाएगी। अगर वो वोल्टेज हम कम करें तो वेवलेंथ जो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, किसकी वेवलेंथ बोला, एक्सरे की। अब एक्सरे जो होती है ना सॉफ्ट होती हैं, जिनकी रेंज हो वेवलेंथ बेटा 4 एंगस्ट्रॉन से लेकर 100 एंगस्ट्रॉन तक। हार्ड हार्ड जो एक्सरे है बेटा, उसकी जो वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉन से लेकर 400 एंगस्ट्रॉन, यानी ये वेवलेंथ कम हो गई, ये वेवलेंथ ज़्यादा थी। ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ की जो एक्सरे हैं वो सॉफ्ट कहलाती, छोटी वेवलेंथ की शॉर्ट वेवलेंथ की जो एक्सरे हैं उसको हार्ड एक्सरे कहते हैं। अब KA एक्सरे है, इसका मतलब क्या है बेटा, KA एक्सरे का मतलब ये है कि जब हम इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन को फॉल करते हैं टंगस्टन डिस्क पे, तो वो इनर शेल K से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट भी कराता है, इधर और ख़ुद भी स्कैटर हो, इधर वो होल पैदा हो गया। इस होल को फिल करने के लिए L शेल से इलेक्ट्रॉन आता है इधर, तो L शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है, K शेल की कम होती है। इसी तरह M शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है और नीचे वालों की कम होती है। जब ये L शेल से K में आएगा ना, एक फोटान इमिट होता है, इस फोटान हम एक्सरे कहते हैं, KA एक्सरे भी कहते हैं, K अल्फ़ा। अब इससे जो फोटान इमिट और उसकी एनर्जी होगी बेटा, वो होगी, हम इसको HF K अल्फ़ा कह सकते हैं। ये बराबर डिफरेंस, इसकी जो एनर्जी बराबर होगी डिफरेंस ऑफ एनर्जी L शेल और K शेल की। अब K बीटा जो K बीटा एक्सरे प्रोडक्शन, इसका बेटा ये है, जब इधर से बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन K शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देता ना, इधर होल हुआ, और M शेल में से इलेक्ट्रॉन यानी यूं इधर से आए, M शेल का इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा ना, तो फिर इसकी एनर्जी होगी EM माइनस EK। इसकी एनर्जी ज़्यादा है और K शेल की एनर्जी कम है, तो इनका डिफरेंस जो होगा ना, वो एनर्जी ऑफ फोटोन K भी कहलाता है। यानी ये एक्सरे जो इमिट हो रही है उसकी एनर्जी है EM माइनस EK। ये दो तरह की एनर्जी इमिट होती हैं। ये तो हो गया प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। अब ये एक्सरे ना, ये कंटिन्यू एक्सरे भी हो सकता है। उसके डेफिनेशन कहते हैं, एक्सरे इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन विद द कंटिन्यू रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी आर कॉल्ड यानी कि हर डायरेक्शन में एक कंटिन्यू फ्रिक्वेंसी रेंज में जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं ना, उसको हम कहते हैं एक्सरे जो इमिट होते हैं उसे हम कंटिन्यू एक्सरे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका ज़रा प्रोसेस देखें। एक तो ये इलेक्ट्रॉन आके टकराया न्यूक्लियस के शेल में से, वो एक इलेक्ट्रॉन को करा देगा इजेक्ट, और ये खुद बेटा डिसलरेट हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट किया। इस अट्रैक्ट करने वाली इसकी एनर्जी कम हो जाती है और फोटान इमिट होता है। दूसरा देखें, अगर यही इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेके इस पर स्ट्राइक करता है ना, एक फोटान इमिट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर होकर बेटा इधर आता है ना, इसकी एनर्जी कम हो गई यही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया था। एनर्जी कम हुई, फिर आगे कोई और न्यूक्लियस मिल गया, उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन या उसके इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर ये खुद आगे चला गया इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसकी एनर्जी और कम होती गई, यानी अगले न्यूक्लियस से टकराया, फिर फोटान इमिट कर दिया। यानी इस तरह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिसलरेट हो रहा है, इसकी स्पीड ऐसा ऐसा कम हो रही है, और हर न्यूक्लियस के करीब से वो एक्सरे इमिट करा रहे हैं, और हर डायरेक्शन में ये एक्सरे जा रही हैं। ठीक है, हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी कंटिन्यू फ्रिक्वेंसी रेंज है, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी, यानी कि कंटिन्यू रेंज आ रही है। आगे इस तरह चलता जाता है प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंटिन्यू एक्सरे स्पेक्ट्रम। हर फ्रिक्वेंसी जो फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी
कम होती जाएगी, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, इसलिए हमें डिफरेंट कलर मिलेंगे। डिफरेंट कलर का एक जो हमें रीजन मिलती है उसे हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो फोटोन इमिट हो रहे हैं वो एच एफ एक्स मैक्सिमम भी कह सकते हैं, एच सी और लैम्डा मिनिमम होती है। यानी वेवलेंथ अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो फ्रिक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखें। ये बेटा अब हम पीछे देखें जब के बीटा की अल्फ़ा, मतलब ये है बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन जाके इनर शेल ट्रांसेक्शन करता है ना, फिर एल शेल का इलेक्ट्रॉन आके के में कोई गिरता है तो उसमें से जो फोटोन इमिट होता है उनके लिए ये ग्राफ बनता है। ये इंटेंसिटी है, ये वेवलेंथ है। जो जो वेवलेंथ इधर जाएंगे लॉन्गर होती जाएगी और ये इंटेंसिटी के ऊपर जाते हैं। अब ये जो रीजन है ना ये वाला, और ये जो है एक कंटिन्यू लिहाज से आ रहा है, ये वाला कंटिन्यू, ये बेटा कंटिन्यू एक्स-रे स्पेक्ट्रम का, यानी एक तरतीब से वो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और वेवलेंथ भी बढ़ रही है, फिर ये भी और ये भी। लेकिन ये जो रीजन है ना इसको हम ब्रेकिंग रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेकिंग। इसका क्या प्रोसेस ये देखें। स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू डिसलेरेशन ऑफ इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी ये स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है ना, डिफरेंट वेवलेंथ इमिट हो रही है। ये डिसलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करते हैं, इम्पैक्ट करता है ना, वो डिसलरेट होता जा रहा है, क्योंकि जिस न्यूक्लियस के जिस एटम से जाकर टकराता है उस एटम का न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है, उसकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर अगले से जाकर टकरा के डिसलरेट होता जाता है। दिस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू द इफेक्ट नाउन एज ब्रेकिंग रेडिएशन, इसको हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी कह सकते हैं। ये वाले कंटिन्यू के रीजन आ गए। अब ये जो पीछे के शेल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराया और एल शेल का, जब एल शेल से के शेल में इलेक्ट्रॉन आया था ना तो रेडिएशन इमिट हुई थी। इधर देखें, ये देखें, जब इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, एल शेल का इलेक्ट्रॉन इधर है तो एक फोटोन इमिट हुआ, उसका जो एक्सरे का ग्राफ बनता ना वो ये वाली रीजन बनती है। जब वो एम शेल से इलेक्ट्रॉन आया था ना के में, उसके लिए ये रीजन बनती है, यानी कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ज़रा इधर वेवलेंथ बढ़ रही, इधर इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है इसकी कम है। सेम इस तरह है, ये के बीटा के लिए और के अल्फ़ा के लिए, और ये कंटिन्यू के लिए। अच्छा, वेवलेंथ जो मिनिमम वेवलेंथ है ना, इधर मिनिमम वेवलेंथ है, बढ़ते बढ़ते हम इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको मिलाया नहीं है क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जा सकती है वेवलेंथ। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे में ना रेडिएशन जो इमिट होती है उसकी अगर वेवलेंथ है बड़ी, ये बड़ी वेवलेंथ से ऐसा सा वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, वेवलेंथ छोटी होती जा रही है तो बेटा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती जा रही है। इस फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने के लिहाज से इस रेडिएशन के नाम चेंज होते जाते हैं। पहले अगर वेवलेंथ बड़ी है, फ्रिक्वेंसी कम है, इसको रेडियो वेव कहते हैं। यह टेलीविज़न रेडियो वगैरह चलाने के लिए यूज़ की जाती है। अगर फ्रिक्वेंसी कुछ कम फ्रिक्वेंसी बड़ी और वेवलेंथ कम हो, देखे ना ये लूप ज़्यादा और ये लूप कम हो गई तो फिर इसको माइक्रोवेव कहते हैं। माइक्रोवेव क्या करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ होती है माइक्रोवेव, और भी काफ़ी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल है। जब इससे मज़ीद वेवलेंथ कम हुई ये इंफ्रारेड रेडिएशन में आ जाती है। ये ट्रांसफ़र हीट फ्राम सन, ये सन से जो हम तक रेडिएशन आ रहे हैं इंफ्रारेड रेडिएशन से आती है। वेवलेंथ कम होगी, फिर मज़ीद वेवलेंथ कम हुई, फ्रिक्वेंसी बढ़ी तो ये विजिबल रीजन में आ जाती है। विजिबल रीजन क्या है, ये सेंसेशन पैदा करता है फॉर विजन के लिए, यानी हमें देखने के काबिल, ये चीज़ों को देखने के काबिल बनाता है। मज़ीद वेवलेंथ कम हुई तो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ गई। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो आता है ना ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर मज़ीद वेवलेंथ कम हो तो एक्सरे, एक्सरे क्या है, ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद मज़ीद हम रेडिएशन वेवलेंथ कम हुई तो वो गैमा रे आ गया। गैमा रे क्या है, ये मेडिकल में इस्तेमाल होता है, कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए या डैमेज करने के लिए या उनको किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए बेटा दोबारा, ये वेवलेंथ कम होती जा रही है, रेडिएशंस का वो नेचर चेंज होती है। वेवलेंथ बड़ी थी, रेडियो वेवलेंथ कुछ कम हुई, माइक्रोवेव वेवलेंथ और कम हुई, इंफ्रारेड बन गया, फिर वेवलेंथ कम हुई विजिबल लाइट, फिर वेवलेंथ कम हुई अल्ट्रावायलेट रीजन, फिर वेवलेंथ कम हुई एक्सरे, फिर वेवलेंथ कम हुई तो गैमा रेज। अब फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है गैमा रेज की, फ्रिक्वेंसी कुछ कम हुई, एक्सरे बन गया, फ्रिक्वेंसी और कम हुई, अल्ट्रावायलेट फ्रिक्वेंसी और कम हुई, विजिबल रीजन फ्रिक्वेंसी और कम हुई, इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी और कम हुई, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी और कम हुई तो रेडियो वेव, यानी रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी सबसे कम, गैमा रे की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा। ठीक है, चले, ये विजिबल लाइट है, इसका हमने पढ़ा हुआ वेवलेंथ जो होता है ना 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। बाकी इनके लिहाज से वेवलेंथ चेंज, इधर वेवलेंथ बड़ी है, इधर वेवलेंथ कम होती जाएगी। अच्छा, ये तो था एक्सरे प्रोडक्शन।
अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है वो इधर मैं स्कॉलर से याद करवा देता हूँ। प्रॉपर्टी कहता है एक्सरे है मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री बिकॉज एक्सरे कैन पेनिट्रेट सेवरल सेंटीमीटर इनटू सॉलिड मैटर। कहता है इसके ना मेडिकल में और इंडस्ट्री में बड़ा यूज़ है क्योंकि ये कुछ सेवरल सेंटीमीटर में पेनिट्रेट हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। सो दे कैन बी यूज टू विजुलाइज द इंटीरियर ऑफ द मटेरियल विच आर अपोक टू ऑर्डिनरी लाइट, यानी कि वो मटेरियल जो मतलब जिसमें लाइट डायरेक्ट इंटर नहीं हो सकती, उधर हम अगर दरमियान में कोई दरार नुमा है उसमें फिर हम एक्सरे से इंटीरियर इंटरनली पार्ट के जो क्रैक वगैरह जो वो तोड़ फोड़ टूटी हुई चीज़ है उसको हम देख सकते हैं। ओपैक का मतलब है जिसमें लाइट डायरेक्ट इंटर ना हो सके। सच एज फ्रैक्चर बोन ऑफ डिफेक्ट एंड स्ट्रक्चरल स्टील, यानी हमारी हड्डी टूट जाए या स्टील में कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो उसको भी हम एक्सरे से देख सकते हैं। अब कहते हैं हाउ टू विजुलाइज एन ऑब्जेक्ट, ये विजुलाइज देखने के काबिल कैसे बनाता है ये ज़रा देखें। ये बेटा यूँ हाथ होता है ना, ये देखें। अब एक्सरे का पता है कैसे चलता है, फोटोग्राफ प्लेट पर अगर हम एक्सरे फॉल करें ना वो फोटोग्राफ प्लेट को धुंधला कर देती है। तो अब हम अगर ये हाथ है इसको हम स्कैन करना चाहते हैं बेटा, ये हाथ पे एक्सरे फेंकेंगे तो मेरे हाथ जो है इसकी बेटा जो हड्डियाँ होंगी ना ये उंगलियों में और ये थंब और ये पाम है हमारी हड्डियों में से एक्सरे पास नहीं करती, तो ये हड्डियों वाला जो इमेज होगा ना वो ये वाइट आ जाएगा। बाकी उंगलियों के दरमियान से इधर से रेडिएशन गुजर जाती हैं, एक्सरे गुजर जाएगी तो वो ब्लैक हिस्सा बन जाता है। तो मतलब जहाँ भी आप एक्सरे देखेंगे ना वाइट हिस्सा जो होता है वो हड्डी वाला होता है। अगर फ़र्ज़ किया अल्लाह ना करे कि इधर से फ्रैक्चर हो हड्डी तो इस जगह वैसे भी रेडिएशन गुजर जाएगी तो इधर से फिर वो कट आ जाएगा, पता चल जाता है नहीं इधर से उंगली क्या है फ्रैक्चर है, तो विजुलाइज कर देता है ये एक्सरे। आगे कैट स्कैनर कैट स्कैनर बेटा ये है। अच्छा पहले विजुलाइज का भी प्रोसेस ये था कि ये जो ऐसे मेरा हाथ है ना ऊपर से यूँ एक्सरे सोर्स लगा दें, नीचे मेरे हाथ के वो फोटोग्राफ प्लेट रख देंगे। ठीक है, कभी एक्सरे देखा होगा वो कार्बन टाइप की एक प्लेट सी होती है वो उस ये रख देते हैं। अब ऊपर से एक्सरे फेंकते हैं, एक्सरे का ये पूरा इमेज बन जाता है। कैट स्कैनर क्या होता है बेटा, अब एक्सरे देखें एक साइड का ही वो इमेज ले रहा है, ये तो हो गया ना एक्सरे विजुलाइज। कैट स्कैनर ये होता है कि एक ये गुलाई फॉर्म में जैसे पाइप होता है ना इस तरह का, उस पाइप नुमा में बॉडी को एंटर कर देते हैं, इंसान है उसकी बॉडी एंटर कर देंगे, वो उसके ना पूरे पाइप का वो एक्सरे ना ये घूमता रहता है। बॉडी जब एंटर होगी वो पूरी बॉडी को स्कैन करता है। क्या करता है बेटा, पूरे बॉडी का हर साइड से इमेज वो लेके दे देता है, इसे हम कहते हैं कैट स्कैनर। पूरी बॉडी को उसने स्कैन कर दिया। ठीक है, आगे बायोलॉजिकली इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरे। बायोलॉजिकली इफ़ेक्ट ये है बेटा, एक्सरे बड़ा फ़ायदेमंद। एक तो ये अभी हमने पढ़ा कि जो फ्रैक्चर हो जाता है उसको पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हड्डी टांग या लेग बाजू कुछ भी हमारा वजन उसका पता लगाने के लिए हम एक्सरे यूज़ करते हैं। दूसरा ये है कि जो खुदा ना करे कैंसर हो जाए या कोई ट्यूमर वगैरह होती है उनके सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तबाह करने के लिए भी हम एक्सरे यूज़ करते हैं। अब एक्सरे कैसे, फ़र्ज़ किया ये मेरा हाथ है, इस जगह पे खुदा ना करे वो कैंसर या कोई भी चीज़ है इसके ऊपर एक्सरे फेंकेंगे कंट्रोल वे से। कंट्रोल का मतलब जो भी हिस्सा है ना तो उस हिस्से पे मैं यूँ कहता हूँ मेरा यह हाथ ना ये मेरा हिस्सा बना रहा हूँ, इधर यूँ समझे ये कैंसर है खुदा ना करे, तो ये ऐसा ये इस जगह वो रेडिएशन फेंके ना कंट्रोल करके, मतलब इस रेड हिस्से पे ही एक्स के रेज जाके फॉल करें, ना कि इधर उधर आगे पीछे, क्योंकि अगर इधर आ जाते हैं या इधर कुछ भी कहीं भी आ जाते हैं ना वो डैमेज कर देंगे लिविंग सेल को और एक नई किस्म की बीमारी बन जाती है। तो ये बड़ा कॉन्शियस ही हो के ये रेडिएशन को फॉल करना पड़ता है, जो भी कैंसर या ट्यूमर के सेल को ख़त्म करने के लिए जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए पहले वो लिखवा लेते हैं पेशेंट के भरोसा से, अगर खुदा ना करिए बंदे को कुछ हो जाता है ना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो अगर डॉक्टर थोड़ी सी गफलत बरतें तो कुछ से कुछ हो सकता है। अब जैसे ये हम मेरे हाथ में यानी यूँ समझे जो ट्यूमर है ये इस पर एक्सरे फॉल करें ना ये ख़त्म नहीं हो रहा इसके सेल, तो फिर एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते जाएंगे, तो ये इसके वो लेवल ले आएंगे जिस पे ये कैंसर के सेल या ट्यूमर के सेल क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ये मेडिकल इसका इस्तेमाल हो गया। इसको बेटा पढ़िएगा, देखना इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। एक दो लेक्चर रहेगा इस चैप्टर के और चैप्टर इंशाल्लाह एंड। ओके, खुदा हाफिज़।